होती है। सबसे पहले एक दो पॉइंट लिख लो कि शेयरिंग ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है विधायिका, एंड एग्जीक्यूटिव, जो उसका पालन करवाता है कार्यपालिका, एंड जुडिशरी न्यायपालिका। तो ये डेमोक्रेसी की तीन ब्रांचेज हैं। एक विधायिका जो विधि को बनाए, विधायिका, और दूसरा उसको अगर कानून बन गया है देन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, इट इज़ टू बी फॉलोड बाय कॉमन पीपल। तो उसको जो करवाएगा वो पुलिस वाले होंगे, कार्यपालिका। और सिर्फ पुलिस वाले नहीं होंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि सेंसस होता है तो स्कूल की टीचर्स जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि डीमोनेटाइजेशन होता है तो बैंक के कर्मचारी, स्कूल वाले और जगह जगह के दूसरे भी जो सेंट्रल सर्विसेज हैं वो भी उसमें लग जाते हैं। तो कोई भी रूल बन रहा है, अगर सब लोग, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, हु आर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑल आर कमिटेड टू उसको एग्जीक्यूट इट, तो सरकार किसी को भी यूज़ में लेती है क्योंकि वो उसको पैसा देती है। तो मेनली तो पुलिस आती है और इसमें ऑफिसर्स आते हैं, आईएएस पीसीएस अफसर्स, और बाकी भी हो सकते हैं। और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जब लुई 16 को नेशनल असेंबली में हटाया गया था तो एक जुडिशरी अलग थी और एक जो एग्जीक्यूटिव थी, जो वहाँ की फोर्सेस थी या पुलिस थी, वो अलग थी। और लेजिस्लेटिव में जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी वो थी। एग्जीक्यूटिव में लुई 16 और उसका मिनिस्टर्स थे, तो वहाँ उल्टा था। लेकिन अभी हमारे यहाँ, हमारे देश में क्या है, एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर में कौन है? क्या संसद है? लेजिस्लेचर में कौन है? दैट इज पार्लियामेंट। बताइए, पार्लियामेंट। और ये किस लेवल पर है? सेंट्रल लेवल पर। और साथ ही साथ में पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के दो इसमें डिविजन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, दैट इज लोअर हाउस एंड लोअर हाउस, और दूसरा हो गया अपर हाउस। अच्छा, जो लोअर हाउस है इसमें 546 सीट्स हैं, जितनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं। अगर हमारे देश में 546 शहर हैं, इतने सिटीज़ हैं, और इस वजह से कंस्टिट्यूएंसीज कितनी हैं? सो 546 कंस्टिट्यूएंसी हैं। हर एक शहर से, जोधपुर शहर से क्या एक आदमी चुन के गया है हमारे दिल्ली में संसद में? बोलो। तो इस तरीके से उतनी कंस्टिट्यूएंसी हो गई। अपर हाउस में इंटेलेक्ट्स बैठते हैं जो अलग अलग फील्ड में, जैसे रेखा हो गई, लता मंगेशकर हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, यानी जो दे आर द ब्रिलियंट्स, लॉरेट्स ऑफ देयर ओन फील्ड्स। चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है। हाउ एवर दे आर, ये जो भी होते हैं इनको प्रोजेक्ट किया जाता है। सो एंड इट इज़ अप्रूव्ड कि कौन बैठेगा, तो गवर्नर इनको प्रपोज करेगा। और कैसे प्रपोज करेगा? मान लीजिए कि यूपी की तरफ से यहाँ पर 246 लोग ही बैठते हैं अपर हाउस में, ज़्यादा नहीं बैठते हैं, और 246 लोग यहाँ बैठते हैं। मान लो अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में अगर 80% सीट्स बीजेपी की हैं और 20% कांग्रेस की हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें कि दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है। तो इन दोनों के जितने परसेंटेज हैं उतने मेंबर से बोलेंगे गवर्नर को, क्योंकि यूपी में कौन होगा बताओ? क्या चीफ मिनिस्टर होगा? मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के ऊपर कौन है? क्या गवर्नर? तो ये लोग अपने हिसाब से, तो यूपी में मान लीजिए 25 इसकी सीट्स हैं अपर हाउस की, तो इसका परसेंटेज निकाला जाएगा। इसका 80% कितना होता है, इसका 20% कितना होता है। मान लीजिए ये 20 और 5 सीटें आएंगी, तो 20 सीट बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि जो यूपी के इलेक्शंस हुए हैं, यूपी में कौन कौन है बताइए? क्या यूपी का जो लेजिस्लेचर है उसको विधान सभा बोलते हैं और विधान भवन बोलते हैं, यानी विधान परिषद। तो जैसे यहाँ लोअर हाउस एंड अपर हाउस है, तो बताओ स्टेट में क्या होता है? स्टेट में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है विधानसभा। विधानसभा में कौन जाता है?
और विधान परिषद में कौन जाता है? परिषद। सो इट इज लोअर हाउस, लोअर हाउस। और ये कौन होता है बताओ? क्या ये अपर हाउस है? अच्छा, क्या यहाँ जो चुन के जाता है उसे एमएलए कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या बोलते हैं बताइए? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। और ये अपर हाउस में स्टेट्स के जो मेन स्कॉलर्स होते हैं वो बैठते हैं, स्टेट्स मेन स्कॉलर। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे स्टेट में भी है लोअर हाउस एंड अपर हाउस, और ऐसे यहाँ पर क्या है बताइए? ये सेंट्रल लेवल है। और एक तीसरा लेवल पर भी है, वो कौन सी है? क्या पंचायती राज है? बताइए। पंचायती राज। तो पंचायती राज में निचले लेवल पर दैट इज कोई टाउनशिप है या विलेज है, तो छोटे छोटे विलेज में भी सरपंच होंगे, वो भी चुने जाएंगे। तो क्या आपको मालूम है हमारी इतनी सारी जनसंख्या में करीब करीब 12 लाख लोग पावर शेयरिंग कर रहे हैं? क्योंकि सरपंचों को ही अगर मिला दिया जाए सारे, तो 11 लाख लोग तो ऐसे ही उनको पावर मिली है अपने गांव के लिए सुधार करने की, उनको फाइनेंस मिलता है। और वो पैसा कौन देता है इनको बताओ? क्या स्टेट देता है? स्टेट को देना पड़ता है, और फिर ये अपने गांव की तो पावर शेयरिंग हुई, और इसके अलावा और भी इनको पावर्स होती हैं। तो आप ये देखिए, क्या ये पावर शेयरिंग का वर्टिकल डिवीजन है, ऊर्ध्वाधर वितरण है? क्योंकि ऊपर से नीचे सेंट्रल लेवल ऑफ स्टेट लेवल और पंचायती राज। सो वर्टिकल डिवीजन क्या हुआ बताइए? वर्टिकल डिवीजन हुआ जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अंडर में कौन होगा? क्या स्टेट गवर्नमेंट कुछ इश्यूज में उसके अंडर में होगा, अदरवाइज ये ऑटोनॉमस बॉडी है। जो मुख्यमंत्री कहीं का भी है वो वहाँ का राजा है, और ऑटोनॉमी काफ़ी दी गई है, तो ऑटोनॉमस बॉडी हो गई। और उसके अंदर में कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट किसको देखभाल करेगी? क्या पंचायती राज? तो ये जो थर्ड टियर है इसकी व्यवस्था कौन लेके आया है? पंचायती राज। क्या ये राजीव गांधी का सपना था जो उन्होंने पूरा किया? सो राजीव गांधी हैज फुलफिल्ड। दिस इज वर्टिकल डिवीजन, कौन किसके अंडर है। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या है बताइए? सो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है किसी भी एनी टियर, हमने 3 टियर बताए, दैट इज 3 टियर ऑफ रूलिंग। सो पावर इज शेयर्ड इन 3 टियर्स अंडर वर्टिकल डिवीजन। और 12 लाख लोग हैं। पावर इज शेयर्ड बाई 12 लाख, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सैकड़ा हजार 10,000 इतने रिप्रेजेंटेटिव। किस विश्व में सबसे बड़ी संख्या है टेटिव, ठीक है। और ये इन 3 टियर्स, जैसे रेलवे में 3 होती है, अपर सीट, मिडिल सीट, लोअर सीट, तो ऐसे यहाँ 3 टियर है कि नहीं सिस्टम। सेकंड क्लास में जाओगे तो 2 सीट्स होंगी, ऐसे हैं। और साथ ही क्या पावर शेयरिंग का एक एट एनी टियर देयर इज ऑल्सो ए हॉरिजॉन्टल डिवीजन, किसी भी टियर में एट एनी टियर देयर इज एक क्षैतिज वितरण भी है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। एक ऊर्ध्वाधर वितरण बताया और एक हॉरिजॉन्टल हुआ, ठीक है, या लेटरल डिवीजन कह सकते हो, कि बराबर बराबर में। ये तो अंडर अंडर में, उनके अंडर वो, उनके अंडर वो। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में 3 चीज़ें हैं। ज्यूडिशरी अपना काम, उसके अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, ज्यूडिशियरी न्यायपालिका, और इसी तरीके से लेजिस्लेटिव, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव, दीज आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन्हीं पर आधारित है, कोई भी काम ना करे। सो देयर ये एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज ये वेरी वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे हैव देयर इंडिविजुअल राइट्स एंड नो अदर बॉडी, गवर्निंग बॉडी कैन इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ अदर।
though they have an upper hand over other, they minutely watch that other is not, it is transiting the लाइन ऑफ इट्स लिमिट. कोई दूसरा अपनी सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है. ऐसा तो नहीं कि लेजिस्लेटिव जुडिशरी के अधिकार क्षेत्र में जा रहा है. तो संविधान बोलेगा वॉट एवर यू आर डूइंग इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज ओनली मेक रूल एंड डू नॉट इंटरवीन इन द राइट्स ऑफ सिटीजन. जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम देखेंगे, तुम उसके लिए कानून नहीं बना सकते, तुम्हारा कानून गलत है. तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है महाराष्ट्र में इनको दे देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे मराठा को. तो कई बार वापस कर दिया जुडिशरी ने, बोला ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. तुम उन्हें अगर रिजर्वेशन दोगे ऑन बेसिस ऑफ कास्ट तो दूसरों की नौकरियों का क्या होगा. 3-4 बार हुआ, वापस हो गए. अभी 1 हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे पीएम से भी मिलने गए कि हमारा पास करवा दो, हम फिर ऐसा ऐसा कर देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाता. सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं. सो दीज 3 जो भी आर, ये जो 3 अलग अलग डिविजन्स हैं, ये 3 गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं. सो दीज 3 इंस्टीट्यूशन, इनको इंस्टीट्यूशन बोला जाता है. इंस्टीट्यूशन आर बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार के अंग हैं. बॉडीज these are the body of government and their rights are, जो इनके अधिकार क्षेत्र हैं, rights and area of jurisdiction, कि वो किस में काम करेंगे. diction is clearly defined in constitution. ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित है. डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. 1 मिनट. क्लियरली डिफाइंड. ऐसे 2 साल 11 महीने 29 दिन नहीं लग गए हमारे संविधान को बनने में. ये सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व का, और ये 6 देशों के संविधानों को मिला के बनाया गया है. और इसको गांधी जी ने भी काफ़ी माइन्यूटली देखा है कि आगे आने वाले समय में इतने बड़े देश में जिनमें इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, हर चीज़ को लेकर, रिलीजन को लेकर, भाषा को लेकर और किसी दूसरे चीज़ को, कल्चर को लेकर, वहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से जो हुआ है, क्योंकि कई बार उनको इसके लिए अनशन करना पड़ा. अंबेडकर इसमें कई पॉइंट जोड़ना चाहते थे, लेकिन अनशन किया उन्होंने, जो फंडामेंटल पॉइंट्स थे वो जुड़वाए. वरना जो ये चीज़ थी कि SC ST को ये हमेशा के लिए आरक्षण देना चाहते थे अंबेडकर, बट उन्होंने उसके लिए 23 दिन का अनशन किया. बोला ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रोविजंस बनने चाहिए, ये शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए. तो ऐसा हुआ है. तो एंड एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन इज क्लियरली डिफाइंड एंड नो अदर बॉडी. तो नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन इंटरवीन and no other institution can no other ना लिख के no institution can intervene in matter of other institution. ठीक है. intervene का मतलब हस्तक्षेप. हस्तक्षेप in matter of अदर ज्यूरिस्डिक्शन की अधिकार क्षेत्र, कि कोई भी एक संस्था दूसरी संस्था के अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन नहीं कर सकती है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. अधिकार क्षेत्र, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं. सो आप बोलते नहीं हो स्कूल में, दिस इज माई ज्यूरिस्डिक्शन एंड यू आर नो वन टू इंटरफियर इन इट. ठीक है. अगर कोई कह दे कि आपसे कि ऐसे ना करो, ये कपड़े मत पहनो, वैसे मत पहनो, सो दिस इज अंडर माई ज्यूरिसडिक्शन. हु आर यू टू इंटरफियर इन इट, ऐसा आप बोलते हो. तो ये तो बात हो गई कि हमने देख लिया पावर शेयरिंग क्या होती है. सो ये जो 3 चीज़ें हैं, इट इज़ these 3 institutions are pillar of democracy. It is worthy to mention here. These 3 ये जो इंस्टीट्यूशन है आर, ठीक है, एट पैरेलल.
तो इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसी में नो वन इज अंडर अदर आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मान लो अगर कानून बने और पुलिस उसको लागू ही न करवाए तो कोई कहे ठीक है पुराने नोट चलने दो, तो फिर संसद में कानून बनाने का कोई फ़ायदा है? और फिर जो कानून का उल्लंघन करे, उसको जो वायलेशन ऑफ लॉ करे, उसको जुडिशरी उसको सजा ही ना दे, तो तब भी कानून बनने का कोई फ़ायदा है? सो इज़ प्रवीण है। ओके ओके हाँ भाई क्या चल रहा है? अरे वो नया फोन आया नाउ अरे वो के हिसाब से लगा जब नॉर्मल लगा जी मारो जैसे मत लगा जे कौन सा फोन आया? इज इट ओके ब्लर है तो नाउ? इज इट ओके? सर ऐसे बाहर आने जैसे हो रहा है सर, अब ऐसे ब्लर हो गई वापस, अब ठीक हो गई। नो अभी ठीक है, हमने नेट चेंज कर दिया। सो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड नो वन इज अंडर ईच अदर, ये वर्टिकल डिवीजन नहीं है, इसलिए इनमें कोई किसी के अंदर में नहीं है। एंड नो वन इज अंडर अदर इंस्टीट्यूशन। However, they clearly monitor, they minutely monitor that कि दूसरी चीज़ कि नो बॉडी उनके अपने लिमिट को क्रॉस ना करें, ये बात को लोग ध्यान रखते हैं। तो आपको ये बात पता चल गई कि हमारे सबके बीच में 12 लाख लोग इंजॉय कर रहे हैं पावर शेयरिंग को, ये बहुत बड़ी बात है। उनको पावर शेयरिंग मिली, नहीं तो सिर्फ जब तक ये नहीं था पंचायती राज, सिर्फ 1 लाख लोग ही पॉलिटिक्स में थे और बहुत सारे लोग सोए रहते थे कि अब हमें क्या लेना देना पॉलिटिशियन। अब तो सबके लिए सरपंच बनना बहुत आसान हो गया है, तो सरपंच बनते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से लोग इन्वॉल्व होने लगे हैं डेमोक्रेसी में। सो इस बोलिए। सरपंच को सर बजट मिलता है ना अलग से बजट मिलता है उनका, 5 लाख का ऐसा कुछ होगा। फिर कुछ लोग नगर निगम में भी चुने जाते हैं, वार्ड में चुने जाते हैं शहरों में। तो इस तरीके से आप देखो कि 5 गलियों में एक आदमी चुना जा रहा है, तो उसको भी यहाँ पर जो शहर में चुने जा रहे हैं उनको तो 5 करोड़ रुपए मिल रहा है बजट उनके जो भी टेन्योर में। तो इस तरीके से देयर इज़ अ सफिशिएंट बजट और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं पावर को। तो अब ज़रा आगे देखें फेडरलिज्म में, ठीक है। सो though they are answerable for it, whatever they are getting, it is not that they can they have to answer. It is auditable budget, जो भी दिया जाता है तो उनको उसका आंसर देना पड़ेगा। नाउ वन ऑफ देम इज, हमने ये देखा कि पावर शेयरिंग कैन टेक प्लेस इन वर्टिकल डिवीज़न एंड उस चीज़ को क्या कहते हैं कि वर्टिकल डिवीज़न। अब देखो फेडरलिज्म की डेफिनेशन, फेडरलिज्म तो क्या हम वी आर फेडरल कंट्री? क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? क्या संघ शासित प्रदेश है क्या ये प्रदेश? तो या क्या कह सकते हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? इंडिया इज ये एक तरीके का यूनियन ऑफ कई स्टेट्स, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? राज्यों का संघ। बहुत सारे राज्य हैं और उनका ये संघ है। ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, और इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं वेयर स्टेट्स आर फेयरली ऑटोनॉमस बॉडी। इसलिए क्या हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं? वी आर रिपब्लिक, तो गणतंत्र है। गणतंत्र का क्या मतलब है बताओ? रिपब्लिक यानी हमारे यहाँ जो गणतंत्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत बड़ी बड़ी सीमाएं थी, उनको राज्य कहा जाता था।
और राज्य का तंत्र जिनकी व्यवस्था चलती हो। तो क्या हमारे यहाँ भी राज्य की व्यवस्था है कि सब कुछ सेंटर देखता है? बोलो। सो इज इट एन अरेंजमेंट ऑफ स्टेट? वी आर हैविंग अरेंजमेंट ऑफ स्टेट्स जिनकी अपनी अपनी ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने अपने मुख्यमंत्री हैं। जो कल्याण सिंह बाहर से चाइना से बुलाते हैं, पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को कि हमारे यहाँ डील करो, राजस्थान में पैसा लगाओ, क्या उसमें प्रधानमंत्री कुछ बोल सकता है? वो कुछ नहीं बोल सकता। सो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स वेयर स्टेट्स आर जो हैं फेयरली ऑटोनॉमस बॉडी, बहुत उनको स्वतंत्रता दी गई है फेयरली। हाँ, ये बात है कि सीमा के क्षेत्र में या सैनिकों के काम में या रेलवे के काम में वो कुछ अपना नहीं दे सकते हैं, इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। हाउ एवर विद इन स्टेट एंड इन स्टेट मैटर दे कैन मेक एनी पॉलिसी एंड दे कैन उसको प्रोमलगेट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, एंड कैन मेक। हाउ एवर जुडिशरी इज कॉमन, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज़ ऐसी बना दें जो ह्यूमन के या हमारे इंडियन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो। सो फेयरली ऑटोनॉमस, सो ऑटोनॉमस बॉडी हैं ये जो भी है इंडिया में। एंड हाउ एवर देयर इज ऑटोनॉमस है, फिर भी दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ, ये किसके कंट्रोल में है? These are under कंट्रोल ऑफ सेंटर। ऑटोनॉमस होने के बाद भी किसके कंट्रोल में है? These are under कंट्रोल ऑफ सेंटर। जस्ट वेट, ये चीज़ है। अब हम देखेंगे फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है। अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर। अच्छा, आपको मालूम है कि अमेरिका में भी फेडरल स्ट्रक्चर है क्या? अमेरिका में फेडरल स्ट्रक्चर है, मालूम है? वहाँ पर जो अलग अलग जो राज्य हैं वो सब मिल के बने हैं, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसने इतनी ऑटोनॉमी दे दी है कि वहाँ के जो स्टेट हैं वो अपना अपना अलग अलग चुनाव कराते हैं। वहाँ दो पार्टी कौन कौन सी बताइए अमेरिका में? क्या रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी, दो ही पार्टी हैं। हर स्टेट का अपना अलग लॉ भी है। अरे देखिए वहाँ पर कितनी धांधागर्दी है कि वो लोग जो चुनाव कराते हैं उनकी अपनी पुलिस है। देखिए वहाँ पर उनकी अपनी पुलिस है, तो वो लोग जो चुनाव कराते हैं उसमें कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग और माल फंक्शन भी करा देते हैं, दूसरे स्टेट को पता ही नहीं चल पाता। वहाँ पर कोई एक जो इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो जब इस तरीके का कमीशन होगा नहीं, इलेक्शन कमीशन, तो सब अपना अपना चुनाव करा रहे हैं और अपनी अपनी तरीके से। जो बाइडेन ने कुछ लोगों को पटा लिया और क्लिंटन ने कुछ स्टेट्स को कि तुम हमें करवा दो और हम तुम्हें बहुत सारा और पैसा देंगे, फंड देंगे, ऐसे ऐसे करके। तो लोगों ने, ज़्यादातर स्टेट्स ने जो बाइडेन को जितवा दिया और फिर समर्थक लोग क्लिंटन के थे लेकिन जीत गए जो बाइडेन। अब वो जुडिशरी के पास गए तो जुडिशरी ने बोल दिया कि स्टेट ऑटोनॉमस है, हम कैसे इंटरफियर करें। तो इस तरीके से स्टेट में अनफेयर मीनिंग से उनको जिता दिया जाता है। और लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी एक तरीके का सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, केंद्रीय चुनाव आयोग, जो ये देखता है कहीं भी किसी भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा चुनाव हो उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो कोई भी एक वोट की इधर उधर नहीं कर सकता। एंड द सेंट्रल जुडिशियल सिस्टम दैट इज सुप्रीम कोर्ट आल्सो कैन इंटरवीन इन एनी मैटर। हैंस जो भी इलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी फेयर है। तो क्या राज्यों को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देना अच्छा हो सकता है किसी देश के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। थोड़ा ना थोड़ा तो उनको कई एजेंसियां होनी चाहिए जो पूरी तरीके से उन पर नियंत्रण रख सकें। तो ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर अगर किसी कोई गवर्नर बोल दे, गवर्नर को कौन चुन के भेजता है बताइए स्टेट्स में? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है वो CJI
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके सहमति से, उसके परामर्श से भेज देता है। अगर गवर्नर बोल दे कि ममता बनर्जी ठीक रूल नहीं कर रही हैं, तो क्या ममता बनर्जी को हटा दिया जाएगा? वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो क्या उसे भंग कर दिया जाएगा? देखो, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो यहाँ पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये पार्लियामेंट्री असेंबली है, दो अलग अलग है। इसका नाम क्या है बताइए? असेंबली ये सेंटर में काम करती है, और यहाँ कौन काम कर रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो राज्यों में होती है, तो वो अलग काम करेगी, तो वो भंग करवा देगा उससे, बोल के राष्ट्रपति से कि इसको भंग कर दो, और फिर केंद्र के शासन में रहेगा। फिर किसका रूल लग जाएगा? क्या राष्ट्रपति का रहेगा? और राष्ट्रपति की सहमति से क्या गवर्नर वहां रूल करेगा? बताइए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ फेयरली कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? देखा जाए सो वी आर हैविंग कंट्रोल ऑफ सेंटर। तो इस तरीके से यूनाइटेड रहते हैं। रशिया में यूएसएसआर का विघटन हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि 17 अलग अलग कंट्री बन गए रशिया में 1980 में, क्योंकि उसने अपने स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रखी थी, बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दे रखी थी। अब देखो फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। सो नाउ power sharing arrangement which takes place in vertical division. So federalism देखिए, power sharing if takes place in vertical division, ठीक है, at different levels। वर्टिकल डिवीजन में है, तो वर्टिकल डिवीजन में कौन कौन से हुआ? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल एंड ये टाउन लेवल। देन इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। इसे संघवाद कहते हैं। इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो भारत 28 राज्यों का एक संघ है। भारत, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री ऑफ 28 स्टेट। ऑफ 28 होंगी, देख लेना कितनी है, 29 भी हो सकती हैं। सो ये चीज़ है, जिसको पता हो बता देना। नाउ द वर्टिकल डिवीजन होती है। व्हाट इज फेडरलिज्म? जरा इस बात को देखें कि फेडरलिज्म के बारे में और जानें। देयर आर सम पॉइंट्स। देयर वाज यूनिटरी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बट यूनिटरी गवर्नमेंट से वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया गया। तो बेल्जियम का मैप देखें और वहाँ पर क्या है। नाउ मैप ऑफ बेल्जियम, मैप ऑफ बेल्जियम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो देयर वाज यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का क्या मतलब है? मेंट इन बेल्जियम, ठीक है, इन बट in 1993 it is shifted to federal government. It is shifted to federal government. अच्छा सीजन, ये बताओ, अगर मान लो मोदी ही सारे राज्यों का कामकाज देखें तो उसमें बुराई क्या है? तो ये अच्छा है कि बुरा है? ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट है कि सेंटर सब काम काज देखें, तो ये बुरा क्यों है? ये तो आपने बताया बुरा है।
क्या? सर इलेक्शन तो सर वो उसमें कुछ सर वो करवा सकते हैं। अच्छा, देखो यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर इंडिया में होगा तो अलग अलग स्टेट होगी, तो अलग अलग स्टेट में फिर कहाँ का क्या कल्चर है किसी को पता नहीं होगा। और जब वहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, तो सेंटर अगर देखेगी, मालूम है ये डिफरेंट स्टेट टूट क्यों जाते हैं, क्योंकि कई कई जगह का वो वेलफेयर नहीं देख पाते, तो जो रीजन पिछड़े रह जाते हैं, सो इस तरीके के आइसोलेटेड रह जाते हैं, नेग्लेक्टेड रह जाते हैं, वो कहते हैं हमको अलग करो, हमारा फंड अलग आएगा, हम अपना देख लेंगे। तो जैसे आप देखेंगे कि यूपी में लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद के आसपास सारा पैसा खर्च हो जाता था, और हरिद्वार और इन सब जगहों पे, पहाड़ी इलाकों पे नहीं पहुंचता था, तो उत्तराखंड अलग हो गया। बिहार में झारखंड से सारी माइनिंग निकलती थी, और जितना पैसा आता था कोयले को बेचने से सारा पटना में खर्च होता था, तो झारखंड ने कहा हमको अलग कर दो, हमारे पास झबुआ और ये सब इतने सारी अच्छी अच्छी माइनिंग है, हमसे पैसा ले रहे हो और हमें नेग्लेक्ट कर रहे हो, अलग हो गया। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, क्योंकि वहाँ पर वो जो कबीले वाले थे आदिवासी, उनका कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, तो फिर उसने कहा हमको अलग कर दो, हमारा फंड आएगा सेंटर से, हम अलग हो जाएंगे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में तेलंगाना वाले थोड़े आदिवासी थे, SC ST थे, उन्होंने कहा कि आप सारा पैसा अपने हैदराबाद और इसी के आसपास लगाते हो, तो आंध्रा की गवर्नमेंट को अलग करना पड़ा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसी डिमांड उठ रही है कि उसमें भी कुछ अलग होने की। तो ये राज्य अलग क्यों हो जाते हैं? बिकॉज एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी कैन नॉट नो बेस्ट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल पीपल। इस वजह से ये हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग हो रही है। अगर एक जोधपुर का जो MP है, क्या आपके कहीं का भी, चाहे वो कोई एरिया हो, तो उसका वो देख पाएगा? आभागढ़ स्कीम ले लो या कहीं दूसरा दे दो, विद्यानगर, उसमें उसको क्या मालूम वहाँ क्या हो रहा है, गलियों गलियों में क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ नाले नहीं, वो पूरे जोधपुर का देखेगा। इसीलिए तो पंचायती राज सिस्टम चला कि जो 5 गली देखेगा कम से कम उसे मालूम तो होगा कि इस पार्क में क्या कमी है। तो उसकी वजह से वर्टिकल डिवीजन चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ना तो लोगों के एथिक्स देख सकती है, ना कल्चर देख सकती है। एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं देख पा रही है, तो बड़े बड़े स्टेट टूट रहे हैं। तो क्या ये जो छोटे स्टेट बन रहे हैं, ये व्यवस्था अच्छी है? क्योंकि उनकी अपनी गवर्निंग बॉडी है, वो और ज़्यादा ग्रिप रख सकती है। बड़े बड़े स्टेट हैं, यूपी में 80 शहर हैं, तो वो नहीं कर पाए, उनको 11 शहर छोड़ने पड़ गए। उत्तराखंड ले अलग हो गया 11 शहर लेकर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट इज नो वे गुड व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर ऑल मैटर्स। तो वहाँ पर वो, अब ये बेल्जियम की कहानी देख लो पिछले चैप्टर में। तो बेल्जियम में ये क्या है बताइए? क्या ये ब्रुसेल्स है? बताओ। तो ये ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स क्या राजधानी है पूरे बेल्जियम की? अच्छा, ये यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, ये पूरा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जहाँ डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं, डच स्पीकिंग। और कुछ ऐसे हैं जर्मन स्पीकिंग भी रहते हैं, कुछ यहाँ पर मार्क्ड है जर्मन। तो उनके अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी है। ये देखो डॉटेड डॉटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अपनी मार्किंग है कि कुछ डच स्पीकिंग पीपल भी हैं। नाउ अब देखिए, सो वी विल सी, जस्ट होल्ड, मैप ऑफ बेल्जियम। मैप ऑफ बेल्जियम। ओके, नाउ अब देखिए कि मैप ऑफ बेल्जियम लैंग्वेज वाइज। अच्छा, अब इसमें देखो कि यहाँ पर ये 3 जगहें हैं, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं? ये तो ब्रुसेल्स हो गया, ये क्या है? दिस इज ब्रुसेल, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं ऊपर में? क्या ये डच लोग हैं?
डच स्पीकिंग है, जो गोवा में रहते हैं गोवा में भी डच बोली जाती है, ठीक है, या जो फ्लेमिश स्पीकिंग। और नीचे कौन से हैं बताइए? ये नीचे जो है ये फ्रेंच स्पीकिंग है और ये जर्मन स्पीकिंग है। तो ऐसे में जो यहाँ पर एक यूनिटरी गवर्नमेंट राजधानी में ब्रुसेल्स में बैठे, ये बेल्जियम है शहर, तो बेल्जियम, और बेल्जियम कहाँ पे है? क्या यूरोप में है? फ्रांस से ऊपर है बेल्जियम, ठीक है, हम आपको दिखा देंगे। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये वहाँ का परसेंटेज है कि बेल्जियम की नेशनल कंपोजिशन में आप ये देखें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो इसमें फ्रांस के भी हैं, इटली के भी हैं, और नीदरलैंड के भी हैं, रोमानिया, और अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। नाउ वी विल सी कि वहाँ पर क्या हुआ। यूनिटरी गवर्नमेंट जो थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो लोगों के वेलफेयर नहीं देख पा रही थी, लोगों की लैंग्वेज की केयर नहीं कर पा रही थी। तो अब अलग अलग वहाँ पर सरकार है, यहाँ पर अलग सरकार चलती है, यहाँ पर अलग सरकार चलती है, यहाँ पर अलग सरकार चलती है, उनको ऑटोनॉमी दे दी गई है। और एक और नई बात बताएं कि एक कल्चरल गवर्नमेंट बनाई गई है, जो सिर्फ उसको अधिकार है कि अपने लोगों के कल्चर के बारे में देखे। जहाँ जहाँ भी पूरे फ्रांस में, ये पूरे बेल्जियम में फ्रेंच लोग होंगे, उन सब के बारे में ये देखेगी। जर्मन लोग, ये जर्मन लोग जहाँ होंगे, फ्रेंच के जहाँ जहाँ पे होंगे, तो उनके बारे में ये देखेगी। तो इस तरीके से यहाँ और यहाँ एक ही जैसे लोग बोले जाते हैं लोगों की। तो ये यहाँ पर राजधानी पड़ रही, जबकि एक डिटैच्ड एरिया है। तो यहाँ पर उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया और सफल है, क्योंकि पहले लोगों के इशू थे कि यूनिटरी गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को देख रही है। ज़्यादा कौन से बोलने वाले लोग हैं बताओ? क्या फ्रेंच स्पीकिंग है? तो वो डोमिनेट कर रहे थे। और जब से अलग अलग गवर्नमेंट बनी, अब सब अपनी अपनी कल्चरल गवर्नमेंट अलग हो गई, लेजिस्लेटिव वाली अलग हो गई, जो पावर शेयरिंग अलग करे, सबकी पावर शेयरिंग हो गई। तो इनका कंपोजिशन कैसा है उसको तो हम फर्स्ट चैप्टर में देख लेंगे कि किस तरीके से बनी। लेकिन उनको एक पावर दे दी गई, अब सभी खुश हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो कुछ और भी बातें हैं। जरा फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ। क्या बताया गया? इन द कैपिटल 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। जरा ये देखो, यहाँ पर 80% फ्रेंच बोलते हैं ब्रुसेल्स में, और 20% ही डच बोलते हैं, और बाकी यहाँ पे अलग अलग है। लेकिन ब्रुसेल्स में क्या है? फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है, डच स्पीकिंग कम है। यहाँ पे 20% डच बोलते हैं, 80% फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ हाँ, ये ना, ये ब्रुसेल्स है। नीचे जो बड़ा सा रेड है, हाँ नीचे बड़ा सा रेड है, हाँ, जो नीचे बड़ा रेड है वो क्या है? उसमें बोलते हैं फ्रेंच स्पीकिंग। ये फ्रेंच है, बिल्कुल सही है, ये फ्रेंच स्पीकिंग। रेड वाला है, जो रेड वाला है, जो इसमें फ्रेंच स्पीकिंग की रहते हैं, तो डच स्पीकिंग, तो ऐसा थोड़ी है उसमें फ्रेंच की रहते हैं। देखो ये नहीं है, देयर इज ए कंपोजिशन ऑफ लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ, ये कॉस्मोपॉलिटन है, कोई भी देश कॉस्मोपॉलिटन होगा। मोस्टली दे आर, 100% कभी भी नहीं होगा कि कहीं पर मेजॉरिटी की बात होती है। सब लोग एक जगह दूसरी जगह जाते आते हैं। यहाँ रोमन स्पीकिंग भी होगा, इटली स्पेनिश भी होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 80% लोग यहाँ के क्या बोलते होंगे? 80% लोग यहाँ के फ्रेंच स्पीकिंग है। और इस तरीके से यहाँ 80% डच बोलते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जर्मन बोलते हैं। जबकि इसके यहाँ पर क्या है बताइए? जो राजधानी है, कैपिटल, वहाँ ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोलते हैं, 80% फ्रेंच बोलते हैं। जो यहाँ है वही यहाँ पे। तभी तो एक जैसा कलर है, देख रहे हो कि नहीं? बोलो, यहाँ और यहाँ सेम कलर है कि नहीं? तो ये यही बात बताई गई कि इट इज़ लाइक सो। अब जरा देखिए कि इस परसेंटेज में ये देखो, मेजॉरिटी की बात करो, यहाँ ज़्यादातर लोग 80% जो मैंने कहा फ्रेंच बोलते हैं, बाकी दूसरी लैंग्वेज के लोग हैं। समझ में आ गई बात आपको? 80% डच बोलते हैं, बाकी दूसरी लैंग्वेज के। कॉस्मोपॉलिटन है ना। क्या महाराष्ट्र में दूसरी भाषा के लोग नहीं रहेंगे? बिहारी नहीं रहेंगे क्या? या बंगला नहीं रहेंगे? तो ऐसा कहीं नहीं होगा, किसी भी देश में आजकल ऐसा नहीं है। तो सब इंटर फैब्रिकेटेड है। तो इस तरीके से अब ये जो कम्युनिटी, ये जो एथनिक कम्युनिटी अलग अलग है और यहाँ लैंग्वेज की कम्युनिटी अलग अलग है। तो अब यहाँ पर
किस तरीके से इसे सेटल किया गया। नाउ जरा इस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि बेल्जियम में क्या काम किया गया। अब एक पेज निकालो, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, जो कि पेज नंबर 4 है। तो बेल्जियम लीडर टुक ए डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, कि सभी रीजन के अलग अलग डिफरेंसेस हैं और कल्चर में भी हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कितना सुंदर अमेंड किया उन्होंने। एक ऐसा अरेंजमेंट निकाला कि देखो, इट इज़ इनोवेटिव, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डच एंड स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल, कि चाहे फ्रेंच ज़्यादा हों लेकिन बोला दोनों को आधे अधिकार मिलेंगे। बताओ कितनी खुशी होगी दोनों को। देखो टोटल डच 40% है, फिर से दिखा दें आपको, दिखने से क्या यहाँ लग रहा है। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोल दी जाती कि डच कम है तो उनके, बोलो सर ओवरऑल तो सर डच ज़्यादा थे ना। ओवरऑल डच कहाँ ज़्यादा है, आप मैप में देख लो। सर मैप में सर लेकिन सर बुक में लिखा था सर वैसे ओवरऑल डच ज़्यादा। चलो ओवरऑल डच ज़्यादा है, ज़्यादा है सर। ओके ओके ठीक है, जो भी ज़्यादा हो। लेकिन इन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, 50% मिनिस्टर डच के होंगे और 50% किसके होंगे, इक्वल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इक्वल होगा। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, कुछ स्पेशल लॉ थे कि सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो अब जब बराबर बराबर हो गए तो क्या ये कोई भी डिसीजन आएगा वो एक कम्युनिटी अकेले ले पाएगी अगर दोनों के 50-50 मेंबर्स होंगे, बोलिए। नो सर। 50%। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। पहले यूनिटरी गवर्नमेंट थी, जैसे मैंने बताया ना, अभी सीजन से भी पूछा था कि मोदी अकेले करेंगे तो क्या होगा, तो अच्छा शासन नहीं होगा क्योंकि वो जगह जगह के रीजन की वहाँ की लोकल आवश्यकताओं से परिचित नहीं है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट वहाँ अच्छा नहीं चला रही थी, वो लिंग्विस्टिक लोग वहाँ पर डिससेटिस्फाइड थे। तो इसलिए क्या किया गया, नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई और द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट। कितनी बड़ी बात है, फुल ऑटोनॉमस, तुम जो मर्जी सो करो। हाँ, जो राष्ट्र की रक्षा का अधिकार है वो मेरे हाथ में होगा, राष्ट्र की रेलवे, राष्ट्र की एविएशन ट्रांसपोर्ट आई विल सी, स्टेट ट्रांसपोर्ट यू विल सी। इस तरीके से जो कुछ चीज़ें हैं, एजुकेशन वी विल कंबाइनली सी। तो ऐसा बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दे दी गई, डच वाला अपना देखे, फ्रेंच वाला अपना देखे। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट, कैपिटल की एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई जिसमें भी दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखे गए। अच्छा बताओ, ब्रुसेल्स में प्रांजल ज़्यादा स्पीकिंग कौन लोग थे, बताओ। देखो डच तो नहीं थे ना, ब्रुसेल्स तो उसकी राजधानी है। ये देखो फ्रेंच, लाल रंग ज़्यादा है ना, उसी की वजह से तो उसका नारंगी ऑरेंज कलर आ गया है। तो इस तरीके से ब्रुसेल्स में ये जो है वही यहाँ है, 80% लोग यहाँ पर फ्रेंच बोल रहे हैं। तो लेकिन फिर भी बड़ी बात क्या की गई, इट वाज सो इनोवेटिव, फिर भी आधे आधे लोग यहाँ दोनों के रहे। अच्छा, यहाँ पर आधे रिप्रेजेंटेटिव डच के और आधे किसके बताइए, फ्रेंच के। और जैसे अभी सीजन ने बताया और किसने बताया, ईशान ने, कि डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, तो सेंटर में उन्होंने समझौता किया कि वहाँ आधे आधे दोनों के बैठेंगे। और ब्रुसेल से अलग वहाँ स्टेट बना दी गई, वहाँ भी दोनों के आए। तो जो बड़ी चीज़ में भी डच ज़्यादा थे, उन्होंने काम समझौता कर ले रहे हैं, हमारे आधे बैठेंगे। और राजधानी में क्या दिया गया, फ्रेंच ने समझौता कर लिया, ठीक है हमारे आधे ही बैठेंगे, जबकि हम वहाँ 80% है। बोलो है नई चीज़ की नहीं, दोनों ने सेक्रीफाइस किया कि नहीं, अपना अपना फ़ायदा देखने के लिए, कि इससे इनजस्टिस नहीं होगा। तो यहाँ ज़्यादा थे फ्रेंच के लेकिन आधे आधे बैठे, देश में ज़्यादा थे डच के लेकिन सेंटर में आधे आधे बैठे। अब ब्रुसेल्स को एक अलग वो बनाया गया, ऑटोनॉमस बॉडी। तो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, कितना सुंदर तरीका, समझ में आई बात कि नहीं? ओके अगर समझ में आ गई है तो एक नई चीज़ देखो, बिल्कुल नई चीज़, कि श्रीलंका में क्या हुआ होगा। नाउ श्रीलंका ने कितना गलत किया
कि ये देखो श्रीलंकन जो कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? भाई आप देखिए ये दोनों इंटर फैब्रिकेटेड हैं, जहाँ ज़रूरत होगी तो मुझे बताना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आ गया ना उसमें ऐसा, तो आपको थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, नहीं तो हम ये नहीं सोच सकते हैं टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपको आता ही होगा। तो थोड़ी ज़रूरत पड़ रही तो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 20% लोग किसके हैं बताइए? 20% तमिल हैं, और सिंगली कितने हैं? ठीक है, सो इट इज सिंगली है 80%। सिंगली कौन होते हैं? क्या बौद्ध होते हैं? बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं। और ये तमिलियंस हैं, तो तमिलियंस जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, हिंदू हो सकते हैं। अब जरा देखो, इन लोगों ने कहा कि यूटोपियन गवर्नमेंट, जैसा सीजन ने एक वो भेजा था, यूटोपियन गवर्नमेंट होती जो मेजॉरिटी का रूल देखती है। एक वो नोट भेजा था कि नहीं ग्रुप में, व्हाट इज यूटोपियन गवर्नमेंट विच इज लेड बाय मेजॉरिटी। सो इन श्रीलंका देयर वाज यूटोपियन गवर्नमेंट। यूटोपियन गवर्नमेंट क्या होती है? यूटोपियन ही था कि कुछ और था सृजन जो लेड बाई में? यूटोपियन का मतलब यूट्यूब पर तो होता है ना इमेजिनरी। हाँ हाँ, तो दूसरा क्या नाम था? एक मिनट, उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक मिनट। कौन सी? एब्सोल्यूटिस्ट भी नहीं है। क्या पूछ रहे? मेजॉरिटेरियन। नेम ऑफ गवर्नमेंट विच इज लेड बाय मेजॉरिटी। सर मेजॉरिटेरियन रेडिकल्स। According to Wikipedia, Radical. a majority government refers to one or multiple governing parties Radical and होता an है। absolute अच्छा देखो, श्रीलंका वाज लेड बाय रेडिकल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या था? रेडिकल गवर्नमेंट में डबल हो क्यों है? गवर्नमेंट वी है ये। अच्छा, रेडिकल गवर्नमेंट वहाँ पर थी, इसका मतलब समझते हो? उन्होंने कहा कि सारी नौकरी सिंगली को दी जाएगी क्योंकि मेजॉरिटी है, तो और तमिल को कुछ नहीं दिया जाएगा। और ये भी बोला सारी शिक्षाएं होंगी बुद्ध धर्म में, हिंदू धर्म की कोई शिक्षा नहीं होगी। सारी फैसिलिटी इनको दी जाएगी, इनको कोई राइट्स नहीं होंगे, और इनके सारे राइट्स ले लिए। बोले कि और यहाँ पर भी जो सब जीतते थे, ये 20% थे, तो बताओ वहाँ पर पार्लियामेंट में कौन पहुँचता था? क्या सब बुद्धिस्ट पहुँचते थे? क्या सभी सिंघली पहुँचते थे? So all rights of minority has been taken. Rights of minority has been taken. और ऐसा ही नहीं है, संविधान में भी सुधार कर दिया गया। एंड ए परमानेंट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड दैट द गवर्नमेंट जॉब्स विल बी गिवन टू सिंगली, ऐसा कर दिया गया। तो अब ये तमिल क्या करेंगे? क्या ये अगर आपके घर में आपके पापा आपसे पूछे ना कि कौन से ब्रांड का टीवी चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा? और सिर्फ एक बार पूछ लें तो अच्छा लगेगा, देखो हमारी भी राय ली। तो इनसे भी, इनको भी तो अपना कंसेंट देना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं पावर शेयरिंग में? पावर शेयरिंग से इनको दूर रखा गया, ना पार्लियामेंट में जाने दिया, ना इनके राइट्स दिए, ना इनकी लैंग्वेज का सम्मान किया। तो ये लोग क्या बन गए? क्या ये टेररिस्ट बन गए? इन्होंने अपने अधिकार की अलग कंट्री भी मतलब एक टाइप माना था ना ईलम। देखिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन, उन्होंने एक लिबरेशन टाइगर्स एक बना लिया ऑफ तमिल ईलम। तो ये अब वहाँ पर गृह युद्ध हो गया, सिविल वार। इन्होंने बंदूकें उठा ली और आपस में लड़ने लगे सिंगली से। तो ये बहुत लंबा वार चला, ये सबसे लंबा वार था जो वहाँ पर चला इस जगह पर। अब लेकिन गवर्नमेंट उस समय जो थी, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उनके सपोर्ट के लिए राजीव गांधी ने वहाँ क्या भेजी? क्या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी इंडिया ने? बताओ। राजीव गांधी सेंड, जो विजय पच्छे थे, राज पच्छे, तो राजीव गांधी हैड सेंट भारतीय शांति सेना भेजी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की। वो देखो, तो पीस कीपिंग फोर्स भेजी,
ठीक है, टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने के लिए? गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या ठीक थी? गवर्नमेंट ठीक कर रही थी क्या? अच्छा, गवर्नमेंट की जब गवर्नमेंट के पास भेजी तो 10,000 भारतीय सैनिक मार दिए गए, इन्हीं एलटीटी ने मार दिए। और तमिल भी भारत में रहते हैं क्या? तमिलनाडु में रहते हैं क्या? हाँ सर। तो अब इन तमिलनाडु के लोग देख रहे थे कि देखो हमारे जैसे लोग वहाँ हैं, उनकी रक्षा नहीं करवा रहे हैं और उनको मरवाने के लिए भेज दिया। तो तमिल में सेंटर के खिलाफ तमिलनाडु में आज भी एजिटेशन है, सेंटर को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ये राजीव गांधी के इसी स्टेप की वजह से। तो ये तमिल लोगों ने, जब राजीव गांधी वहाँ चुनाव के लिए वोट मांगने आए, एक ने अपने आप को आत्मघाती बन के विजय लक्ष्मी ने खुद को बम से उड़ा लिया और राजीव गांधी के पैर छूने की झुकी। तो आप समझ में आ गए कि यहाँ पर बोलो, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आपको ठीक लग रहा है कि उन लोगों ने जो मेल जोल से बनाया वो ठीक लगा? सर उन लोगों ने जो बनाया था। मान लीजिए आप ही के घर में एक आदमी को किनारे बैठा लिया जाए कि तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहोगे, तो क्या उसके अंदर एक तरीके का रिवॉल्यूशन नहीं जगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए? अगर सबकी कंसेंट लो, माइनॉरिटी को भी सम्मान दो, तो कितना अच्छा है। तो आप समझ गए ना कि फेडरल स्ट्रक्चर क्यों अच्छा है? बोलिए। तो हमने आपको दोनों चीज़ें बता दी। अब हम आगे बताते हैं। नाउ अब हम पॉइंट पे आते हैं। देयर वाज यूनिटरी गवर्नमेंट इन बेल्जियम बट इट शिफ्टेड टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ भी ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर हो जाता, एक राज्य इसे बना देते कि तुम अपना देखो, तुम अपना देखो। कल्चरल डेमोक्रेसी को अलग रख लेते कि भाई ठीक है, एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन रहेगा, वो दोनों की वो देखेगा, एक लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशन रहेगा, वो लैंग्वेज को देखेगा, अलग अलग बना दो तो सबका ये हो जाए। सो देयर वाज यूनिटरी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। सर अभी हम पावर शेयरिंग का पढ़ रहे हैं। हाँ, अब हम वापस आ गए, थोड़ा सा बताना पड़ा है, बट पावर शेयरिंग नहीं, अब हम फेडरलिज्म में आ गए। वी केम टू बैक टू फेडरलिज्म। अब वहाँ से ना, देयर वाज यूनिटरी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। समझ में आ गई बात? क्योंकि बेल्जियम की बात बनाए बिना हम कैसे बता देते आपको? यस सर। तो यूनिटरी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बट इन 1993 इट वाज शिफ्टेड टू, किसमें शिफ्ट हो गई? बोलिए क्या? फेडरलिज्म। तो आपको महत्व समझ में आया फेडरल स्ट्रक्चर का? अच्छा बताओ, वेस्ट बंगाल क्लेम कर सकता है कि हमको जो है सेंटर ध्यान नहीं दे रहा है? बताओ। नहीं कर सकता, उसकी अपनी सरकार है ममता बनर्जी, चाहे तो कुएं में डाल लें, चाहे तो उठा लें। वो क्लेम ही नहीं कर सकता कि मोदी हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं खराब। तुमने खुद अपनी सरकार बनाई, तुम्हारी सरकार जो तुम्हारे साथ कर रही। कोई भी स्टेट कर सकता है क्लेम कि सेंटर अच्छा नहीं कर रहा है या नहीं? बोलो। इस बेसिस पे अलग हो ही नहीं सकता, वो केस ही नहीं रहा। तुमने गवर्नमेंट बनाई, तुम चाहो तो वसुंधरा राजे को बनाओ, तुम चाहो तो यहाँ पर कल्याण सिंह को बनाओ, जिसको मर्जी उसको बनाओ। भाई स्टेट अलग तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्टेट पर केंद्र का कोई अधिकार ही नहीं है। अब सैनिक तो देश के हैं। क्या? कोर्ट में जा सकती है, लेकिन ये आक्षेप नहीं लगा सकती है, ठीक है, कि यू कैन नॉट एलिज गवर्नमेंट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सर तो मतलब एक्शन स्टेट गवर्नमेंट पे लिए जाएंगे, उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन ओवर स्टेट मैटर्स। स्टेट के मैटर्स चीफ मिनिस्टर देखेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह कर भी किसी स्टेट का पक्ष ले सकता है? नहीं सर। अच्छा, कावेरी जल विवाद जानते हो, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहा था, हाँ सर। तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ हाथ नहीं था। वो तो सुप्रीम कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने देखा किसको कितना पानी देना है। बात समझ में आई कि नहीं? सो अगर ये नहीं कोई कर सकता कि स्टेट ने हमारे साथ कुछ गलत किया, कोई बोल ही नहीं सकता, ना अलग हो सकता है, क्योंकि तुमने चलाई गवर्नमेंट। अगर जम्मू एंड कश्मीर में तो महबूबा ने चलाई, और उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद ने चलाई, फारूक अब्दुल्ला ने चलाई, उमर अब्दुल्ला ने चलाई।
तुमने जो किया सो किया, केंद्र ने क्या किया। बोलो समझ में आई बात। तो अच्छा, श्रीलंका में क्या हुआ, ये तो हमने आपको बेल्जियम को बता दिया कि उन्होंने फेडरलिज्म में अपने को बदल लिया। श्रीलंका हैज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, अभी भी यूनिटरी गवर्नमेंट है, केंद्र से चलती है, तो लोग असंतुष्ट हैं। एंड इट हैड सफर्ड ए लॉन्ग टर्म ऑफ सिविल वार, वहाँ गृह युद्ध की स्थिति रही। सो यहाँ पर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ, यहाँ पर नाउ बट तमिल्स ने क्या चाहा वहाँ पे, तमिल्स विश, वो चाहते थे कि हमें भी अधिकार मिल जाए। सो विश टू मेक इट फेडरल गवर्नमेंट। श्रीलंका पे भी थे, बोलो, श्रीलंका का भी थे, उनको भी गिन के कह रहे हैं। उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, वही तमिल्स तो जो वहाँ के रहने वाली। हमारे यहाँ के क्या मतलब है, विश टू मेक इट, उसमें लिखा रखा है इंडियन तमिल और श्रीलंका। वो आगे होगा तो बताएंगे, अभी हम वहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोग वहाँ कैसे इंटरवीन करेंगे, इंडियन लोग चाहते भी हों सपोर्ट कर रहे हैं यार, वहाँ पे इंडिया के तमिल भी रहते थे श्रीलंका। तो वहाँ के रहते होंगे तो होंगे, तो इसलिए तमिल्स लिखा गया है। विश टू मेक इट टू फेडरल, लेकिन वहाँ के लोग क्या चाहते थे, मेक इट फेडरल। हाउएवर गवर्नमेंट हैज नॉट डन सो, सो इट सफर्ड ए लॉन्ग सिविल वार। अगर उन्होंने भी उतने ही सुंदर तरीके से हल कर लिया होता जैसे बेल्जियम वालों ने किया था, तो क्या वहाँ ये सब होता। जबकि आपको मालूम है 98% लिटरेसी रेट है, तब भी उसने कितना लंबा युद्ध झेला है। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट adopted it, सो क्या हुआ, सफर्ड, सफर्ड में एक आर होगा कि दो, सफर्ड ए लॉन्ग सिविल वार। कितने स्टेट हैं इंडिया में, 28 हैं कि 29? चलो ये चीज हो गई। अब आगे की बात देखो, फेडरलिज्म के 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं, बताओ वो कौन कौन से हैं। कम से कम तो 2 हैं, भारत में तो 3 हैं। फेडरलिज्म है 2 लेवल, क्योंकि उन्हीं में खतरा रहता है टूटने का, गांव थोड़ी ना अलग हो जाएगा। बोलो 2 लेवल्स, कम से कम 2 लेवल होने चाहिए, भारत में 3 लेवल हैं ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं, 1 इज गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड फॉर अदर, फॉर प्रोविंशियल स्टेट। 1 इज गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, उसे क्या कहते हैं, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय कर्मचारी जानते हो। एंड अदर, हाँ अदर गवर्नमेंट फॉर प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या होता है, पहले प्रोविंस कहा जाता था जब कॉलोनियल रूल था, या स्टेट जिसके एथिक्स कल्चर ये सब एक जैसे होते हैं तो उसको कहते हैं, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी होते हैं, जबकि एमएलए कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं। आगे देखो कि अंडर यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा, क्या यूनिटरी सिस्टम में भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन जो केंद्र सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां होंगी और वो उनको बंधक बना के रखेगी और जब चाहेगी हटा देगी। अगर यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा कि देयर इज ऑल्सो, दो देयर इज स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मच मोर पावर,
and it can overrule any legislation or any law made by state government. अगर केंद्र को ज़्यादा पावर दे दोगे तो क्या स्टेट खुश रहेगा कि असंतुष्ट रहेगा? अंडर यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट can pass an order to provincial का मतलब प्रांत होता है, और प्रांत को ही राज्य भी कहते हैं और राज्य को ही स्टेट भी कहते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो वो उसको कुछ ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। बट इन फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? बट इन फेडरल गवर्नमेंट क्या मोदी किसी राज्य के लिए अलग से नियम बना सकते हैं? बताओ, वेस्ट बंगाल के लिए अलग से नियम बना देंगे? नहीं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएंगे पूरे देश के लिए बनाएंगे। गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर, और फिर भी इन दोनों में बहुत क्लोज वॉच होता है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर ना ले ले, तुरंत स्टेट गवर्नमेंट जुडिशरी में पहुंच जाती सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं। कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पपेट गवर्नमेंट नहीं है, समझ में आई बात? लेकिन इंदिरा गांधी के समय में स्टेट गवर्नमेंट पपेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, क्योंकि सब जगह कांग्रेस का ही शासन था। तो जो स्टेट में मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे वो भी किसके थे? क्या कांग्रेस के थे? बताओ। और जो सेंटर में पीएम थी वो भी कांग्रेस की थी। तो वो जो चाहती थी किसी स्टेट में, कभी किसी मुख्यमंत्री को हटा देती थी, दूसरे को बैठा देती थी, तो सब लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे दिल्ली के दरवाजे पर 10 जनपद पर कि जो वो चाहती थी किसी स्टेट से वो करवा लेती थी, क्योंकि सब जगह कांग्रेस का शासन था। तो ऐसे टाइम पे फेडरलिज्म को खतरा हो गया था। 1975 की बात है, क्योंकि सब जगह कांग्रेस और सेंटर पे, अगर बीजेपी सेंटर में तो क्या सब जगह बीजेपी होनी चाहिए? नहीं तो खतरा हो जाएगा। मोदी जी जिसको चाहेंगे हटा देंगे, दूसरा सीएम बना देंगे, तो कहीं कुछ करेंगे तो स्टेट वाले डरेंगे कि और हर एक चीज़ मोदी से पूछ के करेंगे, तो वो यूनिटरी फॉर्म ही हो जाएगी। बोलो। अच्छा, की फीचर्स देखो ऑफ फेडरलिज्म, तो इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं ऑफ फेडरलिज्म? तो संघ शासित देश के क्या है? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? 3 है। तो 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, डिफरेंट लेवल और टीयर्स गवर्न द सेम सिटीजन। क्या हम पर दोनों का शासन चल रहा है? हम पर केंद्र भी शासन कर रहा है और हम पर राज्य भी शासन कर रहा है। हम पर तो दोनों के नियम लागू हो रहे हैं। सो डिफरेंट लेवल, अगर कोई गांव पे है तो उस पर तीनों नियम लागू होंगे, सरपंच का भी। लेवल और टीयर्स गवर्न द सेम सिटीजन, वो सेम सिटीजन को करते हैं। ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, और कोई दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन को वायलेट कर सकता है क्या? उल्लंघन कर सकता है, ट्रेसपास कर सकता है। ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, उसके अपने मामले हैं। ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र हैं, सबके अपने अपने सीमाएं और सब कुछ संविधान में उल्लिखित है। इट इज़ ऑल, ठीक है, एंडोर्स्ड, इट इज़ सब कुछ लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल इज रिक्वायर्ड। फिर भी हम चाहते हैं कि हम कुछ राज्यों के अधिकार ले लें, तो
जो भारत के 2/3 राज्य हैं, 2/3 स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट, देन ओनली सच थिंग कैन बी अमेंडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई आप कहो कि नहीं ये अब केंद्र में चले जाना चाहिए, या केंद्र से राज्य कहे नहीं, बोले अब हमें हमारी रेलवे हमको दो, तो ऐसे में अगर 2/3 स्टेट राजी हो जाते हैं इन सच केसेस, देन सच अमेंडमेंट्स, और साथ में जो संसद है वहाँ पर भी बैठने वाले 2/3 मेंबर राजी होने चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए जो इस तरीके के हैं स्टेट और फेडरलिज्म से संबंधित, तो संसद में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वैसे तो हाफ की मेजॉरिटी चाहिए होती, हाफ प्लस 1, लेकिन ऐसे केसेस में कितनी मेजॉरिटी चाहिए बताओ? आपको मालूम है जीएसटी के लिए कितनी परेशानी हुई, एक एक देश, एक एक राज्य में सब जगह उसके बिल पास किए गए। जब 2/3 हो गए और सेंटर में भी अपर हाउस लोअर हाउस में हो गए, और सब स्टेट में जो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हो गए, जब ऐसा हो गया 2/3 में, 2/3 स्टेट का मतलब समझते हो 28 में कितना हुआ 2/3, करीब करीब होता होगा 22 स्टेट होते होंगे। इतने में जब हुआ तब जाके जीएसटी बिल पारित हुआ है। कितने और 1.5 साल लग गए इसको पारित होने में। तो इस तरीके से यही इसका मेन क्लॉज है, इन ऑर्डर टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन। एक दूसरे का अधिकार अगर लेना चाहते हो, इन ऑर्डर टू चेंज, इसके जो फंडामेंटल प्रोविजन है उसमें चेंज किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन करना भी है तो फंडामेंटल प्रोविजंस जो इसके मूल बिंदु हैं, मूलभूत बिंदु, अगर उनमें आप चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकोगे? सो द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल इज रिक्वायर्ड। दोनों लेवल को सहमति भरनी होगी कि हाँ हम राजी हैं। कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल इज रिक्वायर्ड, ऐसा इंदिरा गांधी के समय में हो सकता था। कंसेंट, वो ज़्यादा भी अधिकार ले लेती क्योंकि सब मुख्यमंत्री तो उन्हीं के थे ना, कहते साइन करो मुख्यमंत्री बने रहना है, तो फिर वो कर देते कि नहीं? कंसेंट ऑफ, हाँ, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स। सो उन्होंने ही सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सोशलिस्ट क्या होता है कि अमीरों से चीज़ लेके गरीबों में बांट देना, जैसे रशिया में होता है, सबकी ज़मीन ले ली और सबको बांट दी। इंडिया पहले 75 से पहले सोशलिस्ट नहीं था हमारे संविधान के प्रीएम्बल में, बाद में उन्होंने प्रीएम्बल का मतलब मुख्य पृष्ठ, जो उसके सबसे पहले पेज में उन्होंने सोशलिस्ट जुड़वा दिया कि ऐसा चाहे इंडिया। तो सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी, बड़े लोगों से, जैसे रशिया में क्या होता है कि अमीरों की और गरीबों की सब ज़मीन ले ली गई और उसको सब में बराबर बांट दिया गया, और उसकी इनकम किसी को नहीं मिली। बोला सब लोग खेती करो या कोई भी काम करो, इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग करो, जो कमाई होगी उससे बराबर बराबर रोटी मिलेगी। तो लेनिन ने 1970 में पहली बार रेडियो में बोला कि हमारा देश अब पर्याप्त तरक्की कर चुका है, कल से लोगों को 2-2 रोटी रोज खाने को मिलेगी। तो सोशलिस्ट में लोग काम नहीं करते हैं, वहाँ कहते हैं कि जब हमें एक्स्ट्रा पेमेंट ही नहीं मिलेगी, इंजीनियर को भी वही पेमेंट, लेबर को भी वही पेमेंट, तो कोई पढ़ाई क्यों करेगा? आप इसलिए पढ़ रहे हो कि लेबर के बराबर पेमेंट पाओ क्या? नाउ द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, यानी दोनों के अपने अपने अथॉरिटी हैं। नाउ कोर्ट हैव द पावर, अगर मान लो किसी में विवाद होता है तो कोर्ट को पावर है, हैव द पावर टू इंटरप्रेट, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेट द पावर, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसे ये पावर है कि वो बता सके कि इस लाइन का मतलब क्या है जो संविधान में लिखी है। द ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है,
of that is matter is concerned to which agency? Central agency. The constitution and the power of different level required. Court has the power, ठीक है, court has the power to interpret the jurisdiction, ये sentence ज़्यादा आसान है, jurisdiction of different level of government, level of government as per constitution, संविधान के अनुसार। समझ में आ गई बात कि नहीं? संविधान के अनुसार उसको वो पढ़ के बता सकता है कि इस लाइन का मतलब क्या है। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है? पढ़ के बताना। नाउ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या सबकी सिक्योर है? क्या स्टेट को भी रेवेन्यू मिलता है जो तुम पेट्रोल खरीदते हो? 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हो तो 20 रुपए किसे जाता है और 3 रुपए किसे जाता है? बताओ। 3 रुपए केंद्र को जाता है, 20 रुपए स्टेट को जाता है। सो फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल इज इंश्योर। सबको कमाई का अधिकार मिला है कि नहीं? फाइनेंशियल और फाइनेंशियल, यहाँ पे जो एक्टिवा आप 50,000 की खरीदते हो वही एक्टिवा नेपाल में 1.5 लाख की बिकती है, मतलब जितनी कीमत है उसका दुगना टैक्स। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी of each level is ensured। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड में वहाँ की सरकार ने बोल दिया है लोगों से कि तुमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, खुद कमाओ खाओ, हमारे पास पर्याप्त पैसा है। नाउ फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं? कि टू प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, क्या इससे कंट्री और मजबूत होता है? सब अपना अपना देखें। मान लो अगर सभी आसपास के श्रीलंका और पाकिस्तान सब कहें कि सबकी निजी सरकारें होंगी लेकिन हमारे ऊपर एक सरकार बैठेगी और सबको फुल ऑटोनॉमी होगी तो आसानी से सब लोग मिल जाएंगे। बोलो है बात कि नहीं? सो फेडरल सब मिल के अगर एक संविधान बना लें कि कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये होगा, इससे जो हमारा क्या है रीजन है, साउथ एशियन रीजन, वो और मजबूत हो जाएगा और आपस में हम नहीं लड़ेंगे। सो सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। ऐसा ही कुछ इसका भी ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री एंड टू एकोमोडेट। ये बात अलग है कि इंडिया पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो एक गिलास गंदा पानी है और उसमें आप एक बाल्टी गंगा जल डाल दो तो वो गंदा हो जाएगा, वो गंदा पानी साफ नहीं होगा। लेकिन गंगा जल में एक बूंद भी गंदा पानी पड़ेगा तो गंगा जल खराब हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहेगा। वहाँ पर टेररिस्ट हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करें। एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। क्या इससे रीजनल डाइवर्सिटी एकोमोडेट हो जाती है? रीजनल डाइवर्सिटी, क्या जो रिपब्लिक डे है वो एक फेडरलिज्म का शो है क्या? रिपब्लिक डे, वहाँ सारे राज्य अपनी आइडेंटिटी को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं कि ये देखो मेरी रीजनल आइडेंटिटी। मेघालय को हरा भरा दिखाते हैं तो वो ये दिखा रहे हैं हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है और हम सब एक हैं। फिर भी यही तो राजपथ पे दिखाया जाता है कि हम 28 राज्य एक हैं, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है फिर भी हम एक हैं। वो अपना डांस प्रस्तुत करते हैं, पूरा विश्व देखता है, अपनी अलग अलग जो जो उनका मन होता है वो वहाँ दिखाते हैं पूरे विश्व को दिखाने के लिए। तो यही तो 26 जनवरी बताता है हमको कि वी आर रिपब्लिक, वी आर फेडरल। सबसे बड़ी चीज़ बताई जाती है। और हम फेडरल कब बने हैं? क्या हम 26 जनवरी 1950 में बने हैं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ? तब हमें पता चल गया कि हम क्या हैं, हम एक हैं।
अलग अलग राज्यों की ये सीमाएं हैं, सबको सबके अधिकार पता चल गए और सब उसके बाद ऑटोनॉमी मिल गई। सो ये समझ में आ गया आपको कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, नाउ इसके बाद सर आप कल पढ़ा दीजिए सर। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। सो आज के लिए इतना ही रखिए, बाकी कल तो लाइट करेंगे, फिर किसी दिन देखेंगे, इसके आगे हम थोड़ा बता देंगे आपको। थोड़ा बहुत तो अब पढ़ने लायक समझ में आ गया ना। हाँ सब, यस। ओके।